नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कविता के बहाने, जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने, जिनका जन्म सन 1927 में 19 सितंबर को हुआ था उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये उनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी काव्य प्रबंध है। आकारों के आसपास, ये उनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, ये उन्हें सामान्य लेखन किया है इसमें। उनको पुरस्कार की अगर बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। और सन 2017 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो उन्होंने अनेक समीक्षाएं भी लिखी हैं। उन्होंने शुरुआत अपने काव्य से ही शुरू की, और शुरुआत उन्होंने काव्य से की, और उन्होंने कविता को ही हमेशा प्राथमिकता दी। और उनके जो आलोचक हैं उनके बारे में मानते हैं कि उन्होंने कविताओं में व्यर्थ का उलझाव और वैचारिक धुंध की बजाय संयम और साफ सुथरापन जो है उनकी कविताओं का विषय रहा है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं, और उनकी कविता के जो बीज हैं वो शब्द हैं। तो अपनी संवेदना के कवि माने जाते हैं कुंवर जी, और उनके यहाँ जो विवरण है ज़्यादा वो न के बराबर उनकी कविताओं में, और उनकी सहनशीलता उनके मन में जो है पढ़ी जा सकती है उनकी कविताओं के माध्यम से। तो पहली जो कविता है, इनकी दो कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। तो हम बात करें पहली कविता की, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। तो कविता के बहाने जो कविता है इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, और आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, कि जो मशीनीकरण आ गया है, यांत्रिकता मतलब मशीनीकरण जो का दौर जो है उसमें कविता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में यह कविता जो है कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है, कि किस तरह से अपार संभावनाएं हैं कविता में। कविता एक बार लिख दी गई तो वो युगों युगों तक अपने शब्दों से, अपने भावों से लोगों को महकाती रहती है, लोगों को अपने भावों से जो है प्रेरित करती रहती है। कविता के बहाने जो ये एक यात्रा कह सकते हैं इसको, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की एक यात्रा है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की उड़ान है, सपने हैं, और उड़ान की भी एक जो अगर हम बात करें, एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य और जो की ओर कदम बढ़ाते बच्चे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं है, कोई स्थान नहीं है सीमाओं का। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। मतलब कविता के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखते। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ मतलब लोगों के मन में जहाँ पर रचनात्मकता होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, चाहे वे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो आइए पढ़ते हैं कविता के बहाने। अब कविता के बहाने, कविता एक उड़ान है, कविता के बहाने चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर चिड़िया से उसकी तुलना की गई है कविता की। कविता क्या है? कविता एक उड़ान है। किसकी उड़ान है? भावों की उड़ान है, कल्पना की उड़ान है कविता। चिड़िया के बहाने, अब चिड़िया से उसकी तुलना की गई है कि चिड़िया जो है, चिड़िया भी उड़ती है, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, लेकिन इसी तरह कविता भी उड़ती है, कविता भी उड़ान भरती है, और कविता की उड़ान की लेकिन कोई सीमा
नहीं है। वैसे तो दोनों की उड़ान एक जैसी है, दोनों में कल्पना की उड़ान है, मन की उड़ान है। तो यहाँ पर चिड़िया से उसकी तुलना की है कवि ने। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, कविता एक उड़ान है। कौन सी उड़ान है? तो कविता की उड़ान के बहाने से उन्होंने किसके भावों के बारे में व्यक्त किया है, लेकिन कविता के भावों और कविता जो है वो भावों और कल्पनाओं की उड़ान है, और उसकी जो व्यापकता है वो असीम है। कविता की उड़ान जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है वो। लेकिन चिड़िया के बहाने, अब चिड़िया जो है, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर छोटी छोटी उड़ानें भरती है। परंतु कविता जो है बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया जो है बाहर उड़ जाती है, भीतर उड़ जाती है, इस घर चली जाती है, फिर उस घर चली जाती है। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता जो है वो कल्पनाओं के पंख लग जाते हैं। कविता में कल्पनाओं, कवि जो है अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ता है। कहा गया है ना, सुनी होगी आपने ये एक कहावत, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि अपनी कल्पना में कहीं पर भी जा सकता है। तो एक कविता जो है उसमें उसमें कल्पना के पंख लग जाते हैं। वो उसकी दूरी जो है वो असीम हो जाती है, अनंत ऊंचाइयों तक उड़ान भरने लगती है कविता। तो इसे कविता की जो उड़ान है उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए चिड़िया को नहीं पता कि कविता की उड़ान कितनी व्यापक है। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया को नहीं पता कि कविता की उड़ान कितनी व्यापक है, कितनी दूर तक उड़ सकती है, कविता कितनी दूर तक जा सकती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। शब्दों के, भावों के सहारे, कल्पना के सहारे कविता की उड़ान जो है वो बहुत असीम है, और चिड़िया उस उड़ान को नहीं समझ सकती। चिड़िया क्या जाने प्रश्नालंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति अगर हम कहें, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, भाषा सहज सरल भाषा है, खड़ी बोली है। प्रश्नालंकार, यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। चिड़िया, चिड़िया, पद मैत्री, स्वर मैत्री अलंकार है। कविता, कविता, उड़ान। तो इस तरह से पद मैत्री और स्वर मैत्री दोनों ही अलंकार यहाँ पर दिखाई देते हैं। छंद जो है मुक्तक छंद है। अब आगे देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि जो है ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कविता में चाहे फूलों का वर्णन किया जाए, लेकिन कविता की सुगंध फूलों से भी बढ़कर है। अब कविता एक खिलना है, जिस तरह से फूल खिलते हैं कविता भी खिलती है फूलों के बहाने। जिस तरह से फूल खिलते हैं कविता भी खिलती है। कविता किस प्रकार खिलती है? अपनी रचनात्मकता के सहारे खिलती है। जिस तरह से फूलों का जो है सुंदर फूलों का वर्णन किया गया है कि फूल खिलते हैं, उनकी फूलों की शोभा जो है वो बहुत ही सुंदर दिखती है जब वो खिल जाते हैं फूल, और उसकी सुंदरता जो है, लेकिन उसकी सुंदरता जो है, फूलों की सुंदरता, फूलों का खिलना, जो फूल हैं वो कविता के खिलने को नहीं समझ सकते। फूल भी खिलते हैं, कविता भी खिलती है, अपने भावों के सहारे खिलती है, लेकिन फूल जो है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब क्योंकि फूल तो कुछ समय के बाद, खिलने के बाद कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। कुछ समय के लिए खिलते हैं फूल, और कुछ समय के लिए अपनी सुगंध बिखेरते हैं, और फिर उसके बाद मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता के मधुर भाव कभी नहीं मुरझाते। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, क्योंकि फूल तो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता के भाव जो हैं वो कभी नहीं मुरझाते। कविता के भाव जो हैं फिर बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता के भाव जो हैं वो उनकी कोई सीमा नहीं है। वो बाहर भीतर, इस घर उस घर, सब जगह विद्यमान रहते हैं, सभी स्थानों पर विद्यमान रहते हैं। एक बार कवि ने कविता लिख दी तो वो अनेक सालों तक लोगों को अपनी खुशबू से, अपने विचारों से महकाती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब बिना मुरझाए,
अपने जो है कविता में जो कविता के भाव हैं, लोगों के मनोभावों को के अंदर उनको समझकर उनके अंदर एक तरह से आनंद उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार फूल खिले हुए फूल को देखकर लोगों में आनंद आता है, उस प्रकार जो है कविता भी अपने प्रेरणादायक भावों से, शब्दों से लोगों को महकाती है। तो अब लेकिन फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं और बिना मुरझाए महकने के माने अब फूलों की सुंदरता और सुगंध से कविता की तुलना नहीं हो सकती, और कविता जो है वो फूलों से भी बढ़कर है। उसके महकने को फूल नहीं समझ सकते। अब आगे देखिए, मतलब कविता का खिलना जो है वो फूलों से भी बढ़कर है। यहाँ पर कविता की व्यापकता का यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है कि कविता कितनी व्यापक होती है। कविता की कोई सीमा नहीं होती, कोई किसी भी तरह की कविता के महत्व को भी यहाँ पर एक तरह से बताया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, बच्चों के जो कवि की कोमल भावनाएं हैं वो बच्चों के खेल के समान होती हैं, जो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं होती हैं। जो कवि है जब कविता लिखता है तो वो शब्दों का खेल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, वो किसी की भी परवाह नहीं करते, कहीं पर भी खेलने लग जाते हैं। तो कविता भी जो है वो एक तरह से एक खेल है, शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से खेलता है और कविता का निर्माण करता है। तो कविता जो है बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी स्थान की परवाह नहीं करते, वे कहीं भी बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने वो बाहर भीतर सब जगह खेलने लग जाते हैं। उनके लिए कोई समय, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते वो, कि ये घर उस घर नहीं जाना या उस घर नहीं जाना, वो कहीं पर भी खेलने लग जाते हैं। किसी भी तरह का भेदभाव उनके मन में नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी किसी भी तरह का जो है किसी के लिए भी भेदभाव नहीं दिखाती है और कभी भी अपने भावों से लोगों को प्रभावित कर देती है। किसी भी समय एक बार कविता लिख दी गई तो वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर अपने शब्दों से प्रभावित कर सकती है। जब बच्चे मग्न होकर खेल में मग्न हो जाते हैं तो वो बाहर भीतर जो है उनके बारे में नहीं सोचते, वो उनके लिए सभी घर जो हैं एक समान हो जाते हैं। यहाँ वहाँ कहीं पर भी वो खेलने के लिए अपने स्थान ढूंढ लेते हैं। उसी प्रकार कविता भी अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों को एक तरह से सजा लेती है और बच्चों के खेल की तरह बाधाहीन है। मतलब कविता जो है अब हम ये कविता ही अगर हम इसका ही उदाहरण लें तो आलोक धनवा जी कुंवर नारायण जी ने लिखी है और पता नहीं कब लिखी, मतलब अपने जीवन काल में उन्होंने लिखे, लेकिन हम इसको आज पढ़ पा रहे हैं। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है कवि ने। तो इसलिए बच्चा ही कविता के जो उड़ान है या कविता के खेल को समझ सकता है। तो आशा है आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।